सीनियर सर है और जिनके द्वारा एक बहुत अच्छा बातें बोला जाता है कि दुनिया में आप हर किसी को ठग सकते हो, दुनिया में जिसको मन चाहे उसको ठग लो, बस खुद को मत ठगो। जिस दिन आप खुद को ठगना शुरू कर दीजिएगा उस दिन से आपका डाउनफॉल शुरू है ना। बाकी दुनिया में सबको ठग लीजिए, बहुत अच्छी बात है, जितना ठगिएगा उतना तरक्की करिएगा, बट जिस दिन से खुद को आप ठगना शुरू कर दीजिएगा उस दिन से आपका तरक्की बंद। और इस मामले में सबसे ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई एग्जाम पे हम फेल करते हैं, सबसे अच्छा चीज़ है एक्सक्यूज़। मेरे पास बहानों का कोई कमी नहीं है, मैं 1000 कारण लिख दूंगा किस कारण से हम इस साल आईपी नहीं बनेंगे, हम इस साल AA नहीं बनेंगे, हम इस साल सुपरिटेंडेंट नहीं बनेंगे, हम इस साल प्रिंसिपल नहीं बनेंगे। उसका हजारों लाखों कारण है, बस उस हजारों लाखों कारण को आपको नहीं ढूंढना है, आपको उस एक कारण को ढूंढना है जिस कारण से आप आईपी बनिएगा, सुपरिटेंडेंट बनिएगा, AA बनिएगा, प्रिंसिपल बनिएगा, या फिर जिस भी फील्ड पे आप हैं उस फील्ड पे तरक्की करिएगा। आपको उस एक कारण को ढूंढना है ना। वो एक कारण बहुत ज़्यादा जरूरी है, बाकी हजारों कारण तो रहेगा कि भाई पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं, फोकट में कोई फ़ायदा है नहीं, आईपी का ज़िंदगी तो एकदम झंड है, जीवन पूरा बर्बाद हो जाएगा, हमको आईपी बन जाएंगे तो ग्रुप डी बना के रख देगा। बस ये सब सारा एक्सक्यूज़ है, और ये एक्सक्यूज़ वही लोग देते हैं जो जीवन में कर नहीं पाए हैं, है ना। तो आपको आईपी नहीं बनना है, मत बनिए, बट पहले एग्जाम क्लियर करके दिखाइए। एग्जाम क्लियर करिए, फिर आपको मन हुआ कि भाई नहीं करेंगे तो समझेंगे भाई आपके अंदर दम है, आप अचीव करके छोड़ दिए, वो बंदा में कुछ बात है। बट जिसने डर के मारे कर ही नहीं पाया उसके बातों में कुछ नहीं है ना। तो हम लोग एक ही चीज ठान लेंगे, गांधी जी बोले थे करो या मरो, हमारा बात है करो या मरो से काम नहीं चलेगा आज के दिन में। आप एक बात याद रखिए कि साला बिना करके मरेंगे ही नहीं, जब तक करेंगे नहीं तब तक मरेंगे नहीं। अगर हमको मरना भी है तो हमको रिजल्ट निकले, मैं उस दिन रिजल्ट क्लियर करूं, मेरे पास आए कि हाँ मैंने सिलेक्ट हो गया, उसके बाद मरना है, उसके पहले नहीं। तब तक के लिए आपको सांस को रोक के रखना है ना। कभी कभी कुछ लोग होते हैं ना, कुछ पाने का जब चाहत आपके अंदर में रहता है तो लोग मरता भी नहीं है, वो रह जाता है कि साला ये होगा, उसके बाद हम यहाँ से मुक्ति होंगे, मुक्ति मिलेगा हमको। तो आपको तब तक मुक्ति नहीं मिलेगा जब तक आप एग्जाम क्रैक नहीं करते हैं। तो दिल में दिमाग में बिठा लीजिए और इतना बेहतरीन प्रिपरेशन करिए कि इस बार किसी भी कारण से आपका चूक ना हो जाए, क्योंकि अगर चूक हो गया आपके पास 1000 कारण रहेगा जिस कारण से आप सिलेक्ट नहीं हुए हैं, है ना। चलिए, ये डायलॉग बाजी के लिए आज हमको स्क्रिप्ट मिला था, मेरा ही एक दोस्त है, उसने हमको स्क्रिप्ट भेजा था और बोला था कि आज के क्लास में इसको बोल देना है, तो वही हम देख देख के अभी पढ़ रहे थे। तो फिलहाल हम लोग इसको छोड़ते हैं और छोड़ के आज एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे जिसका नाम है, क्या है, आप देख ही रहे हैं, CGEGIS, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम होता है उसके बारे में आज के क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। मोटिवेशनल चीज जो होता है ना विशाल जी, एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है और इंटरनल मोटिवेशन होता है। एक्सटर्नल मोटिवेशन बड़ा सीमित समय के लिए रहता है। जब मैं कॉलेज में था तो हमको एग्ज़ाम के टाइम पे बड़ा टेंशन होता था, क्या करें, कैसे पास करें, और उस टाइम पे सिगरेट पीना स्टार्ट किया। तो जब हम सिगरेट पीते थे तो हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता था, हमको लगता था कि ये सिगरेट ख़त्म करेंगे, बैठेंगे और 10 मिनट में सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। बट जब सिगरेट ख़त्म हुआ उसके बाद मोटिवेशन भी ख़त्म हो जाता था। तो मोटिवेट आपको खुद को करना है, आपको खुद को कारण ढूंढना है कि क्यों आपको आईपी बनना है, ग्रुप बी बनना है, जो भी करना है वो क्यों करना है। तो वो मोटिवेशन खुद ढूंढिए और उसके बाद लगे पड़िए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, बहुत छोटा सा स्कीम है, उम्मीद करते हैं कि हम लोग आज के क्लास में ही इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये वाला जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है, इस बारे में जो नोटिफिकेशन आया था, ये नोटिफिकेशन आया था कब, नोटिफिकेशन आया था 1 नवंबर 1980 को। 1 नवंबर 1980 को मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस का डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के द्वारा, याद रखेंगे हम लोग, दिस नोटिफिकेशन वॉज इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। कब, 1 नवंबर 1980 को। और बोला गया था ये जो स्कीम है ये लागू होगा, कब से लागू होगा, तो देखिए 1980 से इसको लागू नहीं किया गया, इसको लागू किया गया 1 जनवरी 1982 के फोरनून से। तो 1 नवंबर को आया
और बोला कि नहीं, हम 1 जनवरी से ही हम नहीं करेंगे, उसके अगले साल का जो 1 जनवरी है वहां से लागू करेंगे। तुरंत लागू नहीं किया, बीच में 1 साल का गैप गया, अगले साल इसको लागू किया गया। तो 1980 में आया, बट 1982 के फोरनून से इसको लागू कर दिया गया। इसके पहले भी CGEGIS स्कीम हुआ करता था, जिसको हम लोग बोलते थे CGEGIS 1977, है ना। और इसको रिपील कर दिया गया, इस रूल को, जो हमारा इसके पहले सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम 1977 था, दिस हैज बीन रिपील्ड बाय CGEGIS 1980, जो अभी हमारे एट प्रेजेंट चल रहा है, उसके द्वारा रिपील किया गया। और जैसे कि जब भी कोई रूल्स, कोई भी एक्ट्स, कोई भी गाइडलाइंस बनता है, तो वहाँ पे हम लोग देख लेते हैं नॉर्मली प्रेसिडेंट को पावर दिया जाता है। भाई कौन सा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रेसिडेंट को पावर दिया जाता है, फटाफट से बताइए। प्रेसिडेंट को पावर मिलता है कौन सा रूल आर्टिकल के माध्यम से कॉन्स्टिट्यूशन का, फटाफट से। आर्टिकल 309 और 148 का 5, वेरी गुड। इसमें प्रेसिडेंट को पावर दिया जाता है रूल्स वगैरह बनाने के लिए, है ना। और इसके साथ बोला गया कि भैया अकेले मत कर लो सारा काम, तुम आप थोड़ा सा प्लीज कंसल्ट कर लीजिए, किसके साथ, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है, इनके साथ कंसल्ट कर लीजिए। किसके लिए, फॉर IAAD, इंडियन ऑडिट्स एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो है, IAAD, इसके लिए आप कंसल्ट कर लीजिए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के साथ। तो सिमिलरली CGEGIS जब आया, यहाँ पर भी बोला गया कि जो हमारा इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, जिसको हम लोग IAAD बोलते हैं, इसके लिए हमको कंसल्ट कर लेना है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के साथ। और इस रूल को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के माध्यम से इसको इशू किया गया था, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अभी फटाफट से बता दीजिए, गेजेट नोटिफिकेशन इशूड ऑन विच डेट, उसी दिन का सुबह से ही चालू कर दिया गया। बस ऐसा कुछ है नहीं, बट वहाँ पे नोटिफिकेशन पे ही इस तरीके से लिखा दिया गया कि भाई उस तारीख से ही 1982 जो है, उसके एकदम सुबह से ही ये लागू हो जाएगा, है ना। आफ्टरनून में अगर करेगा तो वो दिन एक्सक्लूड हो जाएगा। तो 1 नवंबर 1980 को हमने क्या देखा कि 1 नवंबर 1980 को ये वाला स्कीम जो है आपका लागू हुआ था। अच्छा, कौन सा डिपार्टमेंट के द्वारा इसको इशू किया गया था, कौन सा डिपार्टमेंट के माध्यम से इसको लाया गया था, फटाफट से बता दीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस तो है, कौन सा डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, है ना। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर DOE के द्वारा इसको आपका लागू किया गया था। बढ़िया है। लागू कब से हुआ, डेट फ्रॉम विच दिस हैज कम इनटू फोर्स, कब से आपका लागू हुआ बता दीजिए फटाफट से। 1 जनवरी 1982 से ये लागू हो गया। अब देखिए लागू किनके किनके ऊपर होगा, स्कोप क्या है, तो बोला कि कंपलसरी टू ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। और आगे जब आप देखिएगा तो ये आपका रेलवे के ऊपर भी एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल टू होम। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप एग्जाम देने वाले हैं कोई भी एग्जाम, तो याद कर लीजिए ये लाखों डॉलर का क्वेश्चन होने वाला है कि CGEGIS जो है किसके किसके ऊपर एप्लीकेबल है या फिर एप्लीकेबल नहीं है। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस रेलवे को हम लोग सब बाहर कर देते हैं, बट यहाँ पे रेलवे के ऊपर भी ये एप्लीकेबल है, तो इसको हमको याद रखना है ना। तो कंपलसरी टू ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, कंपलसरी फॉर डिपार्टमेंटल कैंटीन एम्प्लॉइज, जो डिपार्टमेंटल कैंटीन एम्प्लॉइज होते हैं उनके ऊपर भी लागू होता है। कब से, 1 अक्टूबर 1991। ये डेट इंपॉर्टेंट है। जैसे एंगेजमेंट के पहले हाथ में प्लेट लेके लोग बताते हैं ना रिमेंबर द डेट, तो आप रिमेंबर द डेट कि भाई डिपार्टमेंटल कैंटीन एम्प्लॉइज के लिए कब से लागू हुआ था, फटाफट से बताइए। डिपार्टमेंटल कैंटीन एम्प्लॉइज के लिए कब से लागू हुआ था, दिखाई दे रहा है फिर भी बताइए। 1 अक्टूबर 1991, वेरी गुड। 1 अक्टूबर 1991 से ये डिपार्टमेंटल कैंटीन का जो एम्प्लॉयज़ होता है, देखिएगा इसका रिक्रूटमेंट वगैरह भी निकलता है, फ्री जॉब अलर्ट वगैरह आप अगर देखिएगा तो डिपार्टमेंटल कैंटीन एम्प्लॉयज़ का भी निकलता है। मेरा ही एक स्टूडेंट था, उसको सिलेक्शन हुआ था इसमें, तो उनके ऊपर भी ये लागू हो जाता है। अब फंडा क्या है, ये क्या चीज़ है CGEGIS, तो बोला कि ये एक लो कॉस्ट होली कंट्रीब्यूटरी सेल्फ फिनेंसिंग बेसिस ट्विन बेनिफिट है। तो क्या है, लो कॉस्ट, पैसा बहुत ही कम देना है, पैसा बहुत ही कम देना है ना। हमने देखा है कि 30 रुपये इसको फीस देना है, 60 रुपये देना है, 120 रुपये देना है महीने का, तो ये लो कॉस्ट का है।
होली कंट्रीब्यूटरी, तो यहाँ पे हमको पूरा अमाउंट ही कंट्रीब्यूट करना रहता है, और सेल्फ फिनांस बेसिस गवर्नमेंट सर्वेंट जो रहता है उनको इसका फिनांस जो है करना रहता है। और बदले में क्या मिलेगा, तो भैया आपको ट्विन बेनिफिट मिलेगा। क्या क्या, एक इंश्योरेंस कवर मिलेगा, दूसरा सेविंग्स का भी बेनिफिट मिलेगा, है ना। तो ट्विंस कवर, जैसे पीएलआई में हम लोग ट्रिपल बेनिफिट देते हैं, और जीआईएस हमको ट्विन बेनिफिट देता है, इंश्योरेंस कवर और सेविंग्स। तो इंश्योरेंस कवर कब मिलेगा, अब मान लीजिए कोई गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर कर गया सर्विस से, क्या इंश्योरेंस बेनिफिट उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताइए। एक गवर्नमेंट सर्वेंट सर्विस से रिटायर किया ऑन सुपर एनुएशन, नहीं मिलेगा। क्यों, इंश्योरेंस बेनिफिट तब मिलेगा जब आप अनयूजुअल या किसी भी कारणवश ऊपर पहुंच जाइएगा, प्रलोक पहुंचिएगा, तभी जाके इंश्योरेंस का कवर मिलेगा, अदरवाइज आपको सेविंग्स का बेनिफिट मिलेगा। तो बोला कि इंश्योरेंस कवर टू हेल्प द फैमिलीज ऑन द इवेंट ऑफ डेथ इन सर्विस, जब सर्विस में रहते हुए ये बंदा का डेथ हो जाता है गवर्नमेंट सर्वेंट का, तो उनके फैमिली को ये इंश्योरेंस कवर का बेनिफिट जो है मिलता है। सेविंग्स का बेनिफिट तो नहीं भैया, सेविंग्स आपका पैसा ही था, आपने जमा किया, जिसके ऊपर हमने इंटरेस्ट दिया, और ये इंटरेस्ट जो होता है कंपाउंड कब होता है कोई बताइएगा, डेथ इन सर्विस, बिल्कुल सेम ही चीज है, कंट्रीब्यूट करना रहेगा। होल कंट्रीब्यूशन जो रहेगा, कंट्रीब्यूशन बेसिकली कंट्रीब्यूशन बाय सेल्फ, कंट्रीब्यूटरी तो है और कंट्रीब्यूशन बाय सेल्फ है, बिल्कुल सेम ही चीज है सुमन जी, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्फ आप बोल सकते हैं इसको, है ना। तो सर्विस जो है, डेथ इन सर्विस जो है, हाँ। अब अभी हमने क्या सवाल पूछा था, अभी अभी क्या पूछा था, चलिए, तो इंश्योरेंस कवर हमने, हाँ कंपाउंडिंग का फ्रीक्वेंसी बताइए, ये सवाल पूछेगा। इंटरेस्ट तो होता है कंपाउंड, बट ये क्वार्टरली कंपाउंड होता है, हाफ ईयरली कंपाउंड होता है या एनुअली कंपाउंड होता है, आगे हम लोग देखेंगे। ये इंटरेस्ट जो है क्वार्टरली कंपाउंड होता है। प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है इसके ऊपर कोई बताइएगा, प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो सेविंग्स मतलब ये सेविंग्स अमाउंट के ऊपर दिया जा रहा है, नहीं, सेविंग्स का इंटरेस्ट 4% है, बट जीआईएस में जो अमाउंट आप सेव करिएगा उसमें जो पीपीएफ का इंटरेस्ट है ना 7.8% के रेट में, इसमें अभी इंटरेस्ट दिया जाएगा जो आपका क्वार्टरली कंपाउंड होगा, याद रहेगा। तो जीआईएस में भी 7.1% के रेट में आपका इंटरेस्ट मिलेगा, और ये इंटरेस्ट जो है आपका क्वार्टरली कंपाउंड होगा। आगे आगे हम लोग और भी देखेंगे ये सारा चीज़, है ना। पूरा बहुत ही आसान सा ही स्कीम है, बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं रहेगा। आपके दिमाग में अगर पहले से थोड़ा तनाव है तो ये स्कीम आपको बहुत अच्छा लगने वाला है ना। अब आते हैं हम लोग, ये लागू किन के ऊपर होगा, ये लागू किन के ऊपर होगा। तो जैसे कि हम देखें, सारा सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट इंक्लूडिंग रेलवे एंड डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, है ना, सारा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई इंक्लूडिंग रेलवे एंड डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, सबके ऊपर ये स्कीम जो है आपका लागू है। फिर डिफेंस का पर्सन एक्सेप्ट मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्स एंड पैरामिलिट्री फोर्स, डिफेंस पर्सनल के ऊपर भी लागू होगा, बट जो डिफेंस का आर्म्ड फोर्स है और पैरामिलिट्री फोर्स है उसके ऊपर लागू नहीं होगा। तो डिफेंस पर्सनल अदर देन द आर्म्ड फोर्स एंड पैरामिलिट्री फोर्स, ये स्कीम जो है आपका लागू हो जाएगा। तो आपसे अगर सवाल पूछे वेदर दिस स्कीम इज एप्लीकेबल ऑन द आर्म्ड फोर्स एंड पैरामिलिट्री फोर्स ऑफ डिफेंस पर्सनल, है ना, तो डिफेंस का जो आर्म्ड फोर्स है, पैरामिलिट्री फोर्स है, उसके ऊपर लागू होगा कि नहीं, जवाब क्या होगा बताइए फटाफट से, जवाब होगा नहीं, उन लोगों के ऊपर लागू नहीं होगा। रेलवे के ऊपर लागू होगा कि नहीं बताइए फटाफट से, वेदर दिस इज एप्लीकेबल ऑन रेलवे और नॉट, बिल्कुल रेलवे के ऊपर यह आपका लागू हो जाएगा। फिर क्या बताया गया, बोला कि वर्क चार्ज स्टाफ इफ देयर रेगुलर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, वर्क चार्ज स्टाफ और इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयज नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस पे सारा जगह पे इसको एक्सक्लूड रखा जाता है, बट जीआईएस के केस में बोला गया ये लोग अगर रेगुलर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है तो इन लोगों को भी इसके भीतर शामिल किया गया, वर्क चार्ज स्टाफ और इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयज, इन लोगों के ऊपर भी ये एप्लीकेबल हो जाएगा। फिर क्या बोला गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन डिपुटेशन टू फॉरेन सर्विस,
टू स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडीज, पीएसयू, यूनियन टेरिटरी एटसेट्रा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सर्वेंट जो डिपुटेशन पे गए हैं, फॉरेन सर्विस पे गए हैं किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में, ऑटोनोमस बॉडी में, पीएसयू में, यूनियन टेरिटरी में, तो भैया उनके ऊपर भी ये लागू हो जाएगा। क्लियर है। इसके साथ जो डिपार्टमेंटल कैंटीन एम्प्लॉयज ऑलरेडी हम लोग देखे हुए थे, 1 अक्टूबर 1991 से ये आपका लागू है ना। तो यहाँ पे ये सारा एप्लीकेबल किन के ऊपर है, यहाँ से एक 2 नंबर का शानदार सा एमसीक्यू सवाल आपके एग्जाम के लिए बनाया जा सकता है। सवाल कैसे होगा? सवाल इस प्रकार से होगा, CGGIS स्कीम इज एप्लीकेबल ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल्स। उसके बाद ABCD कर देगा कि मान लीजिए रेलवे एंड डीओपी, है ना। फिर आपका कर दिया डिफेंस पर्सनल एक्सेप्ट द आर्म फोर्स पैरामिलिट्री फोर्स। फिर कर दिया वर्क चार्ज स्टाफ इफ दे आर नॉट रेगुलर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। फिर कर दिया इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयज इफ दे आर रेगुलर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। फिर कर दिया ऑप्शन में बोथ A एंड B, ABCD, है ना, BCD। इस प्रकार से आपको सवाल करेगा। डायरेक्ट सवाल आपका आने का चांसेस कम है, बट ABBCBCD इस प्रकार से आने का चांसेस यहाँ से ज्यादा रहेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, लागू किनके किनके ऊपर नहीं होगा, चलिए देख लेते हैं किनके किनके ऊपर लागू नहीं होगा। तो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज के ऊपर ये लागू होगा। फिर पर्सन्स ऑन डिपुटेशन फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू और अदर ऑटोनोमस बॉडीज। हमने देखा था सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉयज अगर डिपुटेशन में स्टेट गवर्नमेंट में जाता है, पीएसयू में जाता है, ऑटोनोमस बॉडी में जाता है, यूनियन टेरिटरी में जाता है, उनके ऊपर लागू होगा। बट उन लोगों का, वहाँ का जो एम्प्लॉय है स्टेट गवर्नमेंट का, पीएसयू का, ऑटोनोमस बॉडी का, वो अगर डिपुटेशन में मेरे पास आता है तो यहाँ पे आपका लागू नहीं होगा। क्लियर है, इनके ऊपर लागू नहीं होगा। फिर मिशन एब्रॉड, एक था टाइगर वाला, याद करके देखिए, लोकल रिक्रूटेड स्टाफ इन मिशन एब्रॉड, फॉरेन पे गया, सलमान खान कैटरीना को अपॉइंट करवा दिया, भैया उनको इसके भीतर कवरेज नहीं देंगे, जीआईएस का बेनिफिट नहीं देंगे, तुम अपने पैसा से दो। फिर क्या बोला गया, जो पार्ट टाइम और एडहॉक एम्प्लॉयज होते हैं, पार्ट टाइम और एडहॉक एम्प्लॉयज जो होते हैं, उन लोगों के ऊपर ये बेनिफिट लागू नहीं होगा। कैजुअल लेबर के ऊपर लागू नहीं होगा, है ना। साथ में बोला गया जो री एम्प्लॉयड डिफेंस पर्सनल है, डिफेंस में कोई बंदा जॉब कर रहा था और डिफेंस से आके यहाँ पे ज्वाइन कर गया, तो बोला गया री एम्प्लॉयड डिफेंस पर्सनल इफ दे हैव एक्सटेंडेड इंश्योरेंस कवर एप्लीकेबल टू आर्म फोर्स। अब देखिए डिफेंस वाला जो आर्म फोर्स में रहते हैं ना, उनको अलग से आर्मी का इंश्योरेंस मिलता है। तो अगर आपको आर्मी का इंश्योरेंस मिल रहा है और यहाँ पे आके आपने दोबारा ज्वाइन कर गए, तो भैया जब तक आपको आर्मी वाला इंश्योरेंस मिल रहा है तब तक आपको ये वाला इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट के भीतर एक और पॉइंट नोट कर लीजिए, पर्सन रिक्रूटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 50 ईयर्स, 50 साल होने के बाद कोई गवर्नमेंट सर्वेंट अगर जॉब में ज्वाइन करता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उनके ऊपर भी ये रूल लागू नहीं होगा। याद रहेगा, सवाल 100% पूछेगा। आप आईपी एग्जाम इस बार को जो देने वाले हैं, यहां से आपका सवाल रहेगा ही रहेगा, है ना, याद कर लेना है। इसके भीतर कोई डाउट, आगे बढ़ा जाए। इंश्योरेंस फंड में अलग से, इंश्योरेंस फंड में आपका फिक्स्ड अमाउंट दिया जाएगा, है ना, इंश्योरेंस का बेनिफिट दिया जाता है, वहां पे अलग से कुछ इंश्योरेंस नहीं है। मान लीजिए आप ग्रुप बी एम्प्लॉई हैं, आपको 60 रुपए करके हम महीने का डिडक्शन करते हैं, आपको इंश्योरेंस कवर 60,000 का ही मिलेगा। आप अगर ग्रुप सी एम्प्लॉई है, आपका 30 रुपए काट रहा है, तो आपको इंश्योरेंस कवर 30,000 का ही मिलेगा। अब ग्रुप ए एम्प्लॉई है, 120 रुपए काट रहे हैं, तो 1,20,000 ही आपको इंश्योरेंस का कवर मिलेगा। यहाँ पे इंटरेस्ट का कोई फंडा नहीं है। ठीक है सुमन जी, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आते हैं मेंबरशिप, कब से हम इसका मेंबर बन सकते हैं, क्या क्या फंडा है। तो बोला गया कंपलसरी फॉर ऑल एम्प्लॉयज who have entered the service after 1st November 1980, that is from the date of notification। तो ये डेट ऑफ नोटिफिकेशन जब आया था, उसके बाद सर्विस में जो भी बंदा ज्वाइन किया है, कंपलसरी टू ऑल ऑफ देम, है ना। तो 1 नवंबर 1980 के बाद जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट सर्विस में एंट्री किया है, उनके ऊपर ये रूल लागू हो जाएगा।
फिर क्या बोला गया, एम्प्लॉयज आर एनरोल्ड एज ए मेंबर फ्रॉम द 1 जनवरी ऑफ एवरी ईयर। कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जब भी ज्वाइन हो तो हमको यहाँ पे क्या करना है, एनरोल्ड एंड मेंबर कब से होता है, तो 1 जनवरी से होता है। जैसे मान लीजिए कोई गवर्नमेंट सर्वेंट अगर 2 जनवरी में ज्वाइन करता है, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट 2 जनवरी में ज्वाइन करता है या फिर उसके बाद ज्वाइन करता है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे क्या होगा, तो बोला जा रहा है अगले साल का जो 1 जनवरी है वहां से उनका मेंबरशिप जो है चालू होगा, है ना। देखिए क्या बताया गया, इफ एन एम्प्लॉय एंटर्स सर्विस ऑन और आफ्टर 2 जनवरी he will be entered as member from enrolled as member from 1 जनवरी of next year। तो मान लीजिए आपसे सवाल पूछ सकता है कि 13/5/2025 में कोई गवर्नमेंट सर्वेंट सर्विस में ज्वाइन किया, कब से वो CGEGIS का मेंबर बनेगा, फटाफट से बता दीजिए। 13/5/2025 में ज्वाइन किया, कब से, बिल्कुल 1/1/2026 से वो उसका मेंबर होगा। अब भैया अब बोल रहे हैं कि ठीक है चलो अगले साल तो मेंबर बनेंगे, बट इस साल अगर हमारा कुछ हो गया, अगर इसी साल हमारा डेथ हो गया, है ना, ऊपर वाला तो कब बुला ले, अच्छे लोग जल्दी से बुला लेता है। तो बोला कि टिल नाउ इंश्योरेंस कवर विल बी देयर, है ना। तो आज हमने ज्वाइन किया, अभी इसी महीने से मेरा इंश्योरेंस कवर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो बोला जा रहा है फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट तो 31 दिसंबर एंटाइटल्ड फॉर इंश्योरेंस कवर ओनली। और इसके लिए जो इंश्योरेंस कवर का जो प्रीमियम होता है वो अमाउंट हम काटेंगे, वो अमाउंट काटा जाएगा जब भी गवर्नमेंट सर्वेंट का ज्वाइन हुआ है उसी महीने से उनका काटा जाएगा। मतलब क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, कब से काटेंगे, क्या काटेंगे, आगे हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे हमने देखा था 2 प्रकार का बेनिफिट हम दिए हैं, एक इंश्योरेंस का बेनिफिट और एक सेविंग्स का बेनिफिट, है ना। तो ये इंश्योरेंस का बेनिफिट जो होता है वो इंश्योरेंस फंड से दिया जाता है, जो कब दिया जाएगा, तो डेथ केस में दिया जाएगा। बोला जा रहा है पेएबल इन केस ऑफ डेथ ओनली टू द नॉमिनी और लीगल हेयर ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट। तो गवर्नमेंट सर्वेंट जो है ये 60,000, 1,20,000 या 30,000 का चेहरा नहीं देख पाएंगे, इसका चेहरा केवल उनका फैमिली मेंबर ही देख पाएगा या पाएगी। सेविंग्स फंड का बेनिफिट कौन देखेगा, तो बोला जा रहा है भैया ये गवर्नमेंट सर्वेंट को दे दिया जाएगा विथ इंटरेस्ट ऑन रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के बाद विद इंटरेस्ट इसको गवर्नमेंट सर्वेंट को पे किया जाएगा, और इसके लिए हर साल एक टेबल जारी किया जाता है। आप अभी भी इंटरनेट पे सर्च करिएगा तो 2025 में भी इसके ऊपर टेबल आया हुआ है, जहां पे मान लीजिए 1982 से लेके अभी तक कभी भी अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट सर्विस में ज्वाइन किया, आज के दिन में रिटायरमेंट के कारण से उनको कितना बेनिफिट मिलेगा वो अमाउंट उस टेबल में दिया हुआ है ना। और ये क्वार्टरली बेसिस पे दिया जाता है कि मान लीजिए अभी जैसे आप देखिएगा इंटरनेट पे तो आपका मार्च 2025 तक का बेनिफिट के लिए टेबल मिलेगा, फिर कुछ दिन बाद आपको आ जाएगा कि मार्च अप्रैल में जून तक के लिए, है ना। और ये बेनिफिट कब मिलता है, रिटायरमेंट हो गया मिलेगा, रेजिग्नेशन हुआ मिलेगा, डेथ केस मिलेगा, है ना। तो सेविंग्स फंड का बेनिफिट रिटायरमेंट के केस में भी मिलता है, रेजिग्नेशन के केस में भी मिलता है और डेथ केस में भी मिलता है। बट इंश्योरेंस का बेनिफिट केवल डेथ केस में नॉमिनी और लीगल हेयर को ही दिया जाएगा। अब सब्सक्रिप्शन का रेशियो, ये बहुत छोटी छोटी मगर मोटी बातें वाला क्वेश्चन है ना, बहुत आसान है, सभी लोग जानता है, फिर भी एग्जाम पे पूछता है और अच्छे अच्छे एग्जाम पे पूछता है। तो 1 जनवरी 1982 से लेके 31 दिसंबर 1987 तक ये अलग था। उस टाइम पे 31.25% इंश्योरेंस फंड में जाता था और 68.75% सेविंग्स फंड में जाता था। कब से कब तक, 1 जनवरी 1982 से लेके आपका मतलब 82 से लेके 87, है ना, 1982, 83, 84, 85, 1982, 83, 84, 85, 86, 87। तो ये जो 6 साल था, पहले का 6 साल इसमें इंश्योरेंस फंड में 31.25 था, सेविंग्स फंड में 68.75 था। बट 1 जनवरी 1988 वनवर्ड आपसे सवाल ये भी पूछ सकता है कि इंश्योरेंस फंड में 30%, सेविंग्स फंड में 70% कब से लागू हुआ। आपको याद रखना है 1 जनवरी 1988 से ये आपका लागू हुआ है, इंश्योरेंस फंड में 30% और सेविंग्स फंड में 70%। तो ये लागू हुआ है कब से, 1 जनवरी 1988 से। तो आपसे सीधा सवाल पूछेगा कि इंश्योरेंस फंड और सेविंग्स फंड में जो इन्वेस्टमेंट होता है उसकी
उसका रेशियो क्या है। तो आपको याद रखना है एट प्रेजेंट कितना है, 30:70। फटाफट से थोड़ा पब्लिसिटी, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर दिख रहा होगा, ईमेल आईडी दिख रहा होगा, आप चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, नहीं चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, ये पेड प्रमोशन था, इसके लिए भी हमको पैसा मिला है, ठीक है। कंपलसरी अगर देखिए क्या हुआ, केम इन टू फोर्स में क्या हुआ, बोला गया 1/11/1980 के बाद, क्योंकि ये गेजेट नोटिफिकेशन जब आया था। अब जैसे आप आरटीआई एक्ट देखिए, आरटीआई एक्ट में हम लोग जब लाया था तो हमको कुछ दिन का समय दिया गया था, क्यों, प्रिपरेशन पर्पस, कि भाई ये कुछ बेनिफिट हमको देना है, इसके लिए प्रिपरेशन के लिए हमको कुछ टाइम चाहिए। तो जैसे यहाँ पे 1980 में लाया गया था, तो इसका प्रिपरेशन पर्पस से भी कुछ टाइम दिया गया कि भाई चलो एक जो भी बेनिफिट वगैरह हम लोग लाएंगे, इसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए कुछ टाइम दिया गया। तो बोला गया इसको लागू होगा 1 जनवरी 1982 से, बट जब वहाँ पे लागू किया गया तो वहाँ पे बोला गया इसके बाद से जो एम्प्लॉय ज्वाइन किया सबके ऊपर ये लागू होगा। बट लागू कब से होगा, 1 जनवरी 1982 से होगा। मतलब आपका 80 से लेके ये 82 के पहले तक, 80 और 81 तक आपका कोई भी जो आपका इंश्योरेंस का पैसा, जो आपका सेविंग्स का पैसा, ये नहीं काटा जाएगा। जब भी कोई चेंजेस आता है तो लोगों के अंदर थोड़ा जागरूकता लाने के लिए समय लगता है, लोगों को समझाने बुझाने के लिए। तो मान लीजिए उसी हिसाब से टाइम दिया गया था कि चलो भाई इस साल तो नहीं करेंगे ना, अगले साल, है ना। अब एक साल यहाँ पे गैप लिया गया, क्योंकि हर साल का 1 जनवरी से होता है, तो आपका 1 जनवरी 1982 से हम लोग इसको आपका लागू मान लिए थे, है ना। चलिए आगे आते हैं हम लोग। आगे क्या बोला गया, बोला कि रेट ऑफ मंथली सब्सक्रिप्शन। अच्छा, आपने क्या लिखा, 21 + 9 30, 21 + 9 30 का मतलब किस लिए लिखे हैं अभिनव जी, एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन अगर कर दीजिएगा। 21 + 9 30 किस लिए लिखे हैं, कुछ समझाने का अगर इच्छा है तो आप बोल सकते हैं, उसको भी एलेबोरेट कर सकते हैं। अच्छा, 30/70 वाला, चलिए। तो आगे आते हैं हम लोग। अब रेट ऑफ मंथली सब्सक्रिप्शन एंड इंश्योरेंस कवर, है ना। तो रेट ऑफ मंथली सब्सक्रिप्शन एंड इंश्योरेंस कवर, इसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा 1 जनवरी 1990 से, है ना, तो 1 जनवरी 1990 से एक आपका रिवाइज रेट चालू हुआ। अभी आज के दिन में जो रेट चल रहा है ये आपका कब से चल रहा है, तो 1 जनवरी 1990 से चल रहा है। और ये जो गवर्नमेंट सर्वेंट 1 फरवरी 1989 के बाद ज्वाइन किया है, अब देखिए 1 फरवरी 1989 में ज्वाइन किया, मतलब उनको कवर कब से किया जाएगा बताइए। 1 फरवरी 1989 में अगर कोई ज्वाइन किया तो कवर कब से किया जाएगा, फटाफट से पब्लिक चैट में जवाब दीजिए। जवाब नहीं दीजिएगा तो हम नहीं पढ़ेंगे। 1/1/1990 से, तो 1 जनवरी फ्रॉम 1990 से, देखिए 1 जनवरी 1990 से ये रिवाइज्ड वाला रेट आपका आ गया। जहाँ पे क्या किया गया, अभी के समय पे अगर आप देखिएगा तो ग्रुप डी मेरा अभी के समय पे है नहीं, तो ग्रुप डी और ग्रुप सी अभी एक ही सेल में आ जाएगा, जिनके लिए 30 रुपये का इंश्योरेंस आपका फीस रहेगा, एनरोलमेंट रहेगा मेंबर के रूप में, और इसके लिए कवर रहेगा 30,000 का, है ना। अब देखिए अभी के समय पे अगर आप जाइएगा तो हमारा रेट कितना है, 30:70, 30:70। तो उसी हिसाब से देखिए आपका यहाँ पे अभी के समय पे जो कवर हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 30 रुपये आपका क्या लिया गया, 30 रुपये अगर आप अभी के समय पे ज्वाइन कर रहे हैं। ये फीस के भीतर दो चीज़ इंक्लूडेड है, यहाँ पे आपका सेविंग्स वाला भी इंक्लूडेड है और यहाँ पे आपका इंश्योरेंस वाला भी इंक्लूडेड है ना। इसके भीतर आपका दोनों चीज़ इंक्लूडेड है। पर यहाँ पे अगर आप ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर आपने क्या किया गया, यहाँ पे केबल से इंश्योरेंस का वाला बेनिफिट जो है उसके लिए ही आपका पैसा लिया गया, है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब भी हम यहाँ पे आएंगे, आपका एज ए मेंबर हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो खाली जब आप ज्वाइन कर रहे हैं तो मान लीजिए बिफोर एनरोलमेंट एज मेंबर, मतलब मान लीजिए 13/5/2025 को कोई गवर्नमेंट सर्वेंट ज्वाइन कर गया सर्विस में, तो जब 13/5/2025 में हम ज्वाइन करेंगे तो केवल इंश्योरेंस का पैसा ही काटेगा।
यहाँ पे पूरा पैसा नहीं काटेगा। तो यहाँ पे क्या किया गया, मेरा 10 रुपये जो है इंश्योरेंस का पैसा काट लिया गया। फिर अगर ग्रुप बी होता तो 20 रुपये काटता, अगर ग्रुप ए होता तो 40 रुपये काटता, है ना। और यहीं पे आफ्टर 1 ईयर ये 3 टाइम्स हो जाएगा। आफ्टर 1 ईयर ये 3 टाइम्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरा सेविंग्स का पैसा भी काट रहा है और इंश्योरेंस का पैसा भी काट रहा है। तो यहाँ पे 10 हो रहा था, यहाँ पे 30 हो जाएगा, 20 हो रहा था 60 हो जाएगा, 40 हो रहा था 120 हो जाएगा। और यही जो आपका बेनिफिट है, मतलब प्रीमियम है, बिफोर ये आपका 1 फरवरी 1989, मतलब जनवरी 1990, इसके पहले यही वाला जो है थोड़ा रिड्यूस रेट में था, जहाँ पे आफ्टर इनरोलमेंट एज मेंबर ये 10 रुपया, 20 रुपया, 40 रुपया और 80 रुपया हुआ करता था। देखिए सब डबल डबल कर दीजिए, 10 का डबल हो गया 20, 20 का डबल हो गया 40, 40 का डबल हो गया 80। बेनिफिट भी सेम था, 10 का डबल 20, 20 का 40, 40 का 80। और यहाँ पे ही आप देख सकते हैं इसका 30%, यहाँ पे ही आप देख सकते हैं इसका 30% हम यहाँ पे लिए। 10 का 30% हो गया 3, 20 का 30% हो गया 6, 40 का 30% हो गया 12, 80 का 30% हो गया आपका 24, है ना। तो इसी तरीके से आपका इस बेनिफिट को, इस प्रीमियम को आपका फिक्स किया जाता है। अभी जनवरी 2011 से सारा जो ग्रुप डी एम्प्लॉय है वो आपका ग्रुप सी हो चुका है। उनका प्रीमियम बढ़ा के 30 रुपये कर दिया गया और कवरेज जो है 30,000 हो गया। अब आपसे अगर सवाल पूछा जाए, मान लीजिए आप इंस्पेक्टर पोस्ट में सिलेक्शन हुए, सिलेक्टेड हो गए, है ना। अब आप पीए कैडर में थे और मान लीजिए 13/5/2025 नहीं, चलिए 26 तारीख को, 13/5/2026 में आप आईपी बन गए, ठीक है। अब बताइए अगला महीने से, मतलब जून से लेके दिसंबर तक आपको आईपी के रेट में पैसा काटेगा कि पीए के रेट में पैसा काटेगा? सवाल मेरा समझे है। मान लीजिए मिडिल ऑफ द मंथ या ईयर आप आईपी से पीए बन गए, तो आपको आईपी के रेट में पैसा काटेगा कि पीए के रेट में पैसा काटेगा? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अभी ये साल एट प्रेजेंट जो है आपको पीए के रेट में ही पैसा काटेगा। अगले साल से, क्योंकि एनरोलमेंट हम लोग 1 जनवरी को मानते हैं, तो अगले साल से आपका हो जाएगा आईपी के रेट में। क्लियर है? अब मान लीजिए आईपी बनने के बाद किसी को लगा कि भाई ये काम जो है बड़ा चैलेंजिंग है और मैं ये कर नहीं सकता हूँ, वो चाहता है कि वापस पीए बन जाएगा। अब वापस वो अगर पीए बन गया तो किस रेट में काटेगा? आईपी के रेट में काटेगा कि पीए के रेट में काटेगा? चलिए बहुत बढ़िया भाई, आप सबका कंसेप्ट क्लियर है, ये अच्छी बात है ना। बहुत बढ़िया, बिल्कुल यहाँ पे आईपी के रेट में काटेगा, इसको आपको याद रखना रहेगा, है ना। चलिए, अगर कोई 1 जनवरी को ही करता है तो वहां पे उसी साल से उनका काटेगा। अगर 1 जनवरी को करता है, जब हम लोग देखिए पहले भी देखे हुए थे, वहां पे क्या बताया गया था? इफ एन एम्प्लॉय एंटर्स ऑन सर्विस आफ्टर और ऑन और आफ्टर 2 जनवरी ही विल बी एनरोल्ड एज मेंबर फ्रॉम द नेक्स्ट जनवरी, है ना। मतलब 1 जनवरी को अगर कोई बंदा ज्वाइन किया तो उसको 1 जनवरी से ही बेनिफिट मिल जाएगा, 1 जनवरी से ही कवर हो जाएगा। क्लियर है? रीजन यही है क्योंकि 1 जनवरी से हम लोग लेते हैं इसको, जिस साल जब ये आया उसी साल का 1 जनवरी से लिया जाता है, मतलब अगले साल का 1 जनवरी। तो क्योंकि उसी दिन आपका 1 जनवरी आ गया, इस कारण से आपका कोई झंझट है नहीं, 1 जनवरी से ही उसको ले लिया जाएगा, है ना। 1 जनवरी में कोई बंदा ज्वाइन किया, उसको 1 जनवरी से ही ले लिया जाएगा, है ना। नहीं, जब पीए आईपी से पीए में वापस आएगा तो पीए का नहीं काटेगा शिवानी जी, तो आईपी का ही काटेगा, ठीक है। और ये मैं नहीं बोला हूँ, ये स्कीम बोला है। हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमको तो बोलिएगा हम बिना पैसा काटे आपको सारा इंश्योरेंस का बेनिफिट दे देंगे, बट रूल इज रूल माय डियर फ्रेंड, है ना। तो रूल को तो आप कुछ कर नहीं सकते, तो रूल में बोल दिया सो बोल दिया, है ना। कि एक बार क्या होता है ना, एक बार मान लीजिए आदमी जब थोड़ा सा लेवल हाई हो जाता है तो उनका लाइफस्टाइल थोड़ा हाई हो जाता है, तो बोला कि क्योंकि उनका लाइफस्टाइल हाई हो चुका था, उनका बीवी बच्चे का क्या दोष है, बंदा मर जाएगा तो थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट ही दे देते हैं, है ना। चलिए, अब रिकवरी ऑफ सब्सक्रिप्शन क्या बोला जा रहा है?
बोला जा रहा है इनिशियल सब्सक्रिप्शन फॉर द मंथ फॉल्स ड्यू ऑन द डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ ए पर्सन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इनिशियल सब्सक्रिप्शन जो है कब से ड्यू होता है, तो जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है उस पर्सन का सेंट्रल गवर्नमेंट में, वहां से ही ये ड्यू हो जाता है। और बेसिकली यहाँ पे कौन सा अमाउंट ड्यू होगा, तो यहाँ पे केवल सेविंग्स का अमाउंट ही ड्यू होगा। और सब्सिक्वेंट सब्सक्रिप्शन कब से होगा, तो बोला जा रहा है सब्सिक्वेंट सब्सक्रिप्शन फॉल ड्यू फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। तो क्या हुआ, मान लीजिए आज के दिन में कोई गवर्नमेंट सर्वेंट ज्वाइन किया 13/5/2025 में, तो इसका जो इनिशियल सब्सक्रिप्शन है वो ड्यू कब हुआ, ड्यू आज के दिन में ही हो गया। क्यों, क्योंकि फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड इंश्योरेंस बेनिफिट, BENE होता है ना, बेनिफिट इज पेएबल, है ना। तो आज से ही इस बंदे का इंश्योरेंस कवरेज शुरू हो गया, तो सब्सक्रिप्शन आज ही के डेट में इनका ड्यू हो गया। भले ही पैसा हम लास्ट में काटेंगे, है ना, या अगले महीने में, मतलब जब सैलरी होता है उस टाइम पे काटेंगे, बट ड्यू माना जाता है जिस दिन से उन्होंने ज्वाइन किया उसी दिन से। जैसे PLI के केस में आपका ड्यू कब से होता है बताइएगा। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के केस में आपने एक पॉलिसी लिया, तो वो ड्यू कब से होगा, उसका ड्यू डेट क्या है। PLI के केस में फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, है ना, हर महीने का जो पहला तारीख होगा वो आपका ड्यू डेट होगा। उसके बाद से लेके आखिरी दिन तक को क्या बोला जाता है, उसके बाद से लेके महीने का आखिरी दिन तक को क्या बोलते हैं हम लोग, स्वराज जी बताइए फटाफट से, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेस पीरियड, है ना, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे जिस दिन ज्वाइन किया, जो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट का मंथ है उसमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग इज द ड्यू डेट। ये क्रुशियल सवाल है, बहुत ज़्यादा मतलब समझने का तो कुछ है नहीं, बट याद रखने वाला सवाल है कि भैया जब ज्वाइन किया उस महीने में डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है वही आपका ड्यू डेट है, क्योंकि इंश्योरेंस का कवरेज वहाँ से स्टार्ट होता है। सब्सिक्वेंट मंथ ऑनवर्ड ये अमाउंट ड्यू हो जाता है फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, जिसको आपका रिकवर किया जाता है उस महीने का लास्ट में, है ना, जिसको जनरल सर्कमस्टेंसेस पे इसको रिकवर कब किया जाता है, रिकवर बाय डिडक्शन फ्रॉम सैलरी और वेजेस ऑफ द एम्प्लॉई फॉर दैट मंथ। तो उस महीने का सैलरी नॉर्मली आखिरी दिन दिया जाएगा, तो वहां से रिकवर किया जाएगा। जैसे सब्सक्रिप्शन ऑफ फरवरी 2024 विल बी रिकवर्ड विद द सैलरी और फ्रॉम द सैलरी ऑफ फरवरी 2024, है ना। तो सब्सक्रिप्शन जो 2024 का, जो आपका 2024 का फर्स्ट फरवरी में ड्यू हुआ, उसको रिकवर किया जाएगा इस 2024 का फरवरी महीने का जो सैलरी होगा वहां से, और जनरली जिसको पे किया जाता है लास्ट वर्किंग डे ऑफ द मंथ में। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। रिकवरी कौन सा केस में होगा और कौन सा केस में नहीं होगा उसको भी यहाँ पे बताया गया। तो बोला कि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट अगर डिपुटेशन में रहता है, फॉरेन सर्विस में रहता है, और फॉरेन सर्विस में विद इन इंडिया रहता है ना। तो हम लोग देखे हैं जब फंडामेंटल रूल्स पढ़े थे कि भाई फॉरेन सर्विस किसको बोला जाता है, तो फॉरेन सर्विस बोला जाता है जहाँ पे उस बंदे का पेमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अप्रूवल के माध्यम से अदर देन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, स्टेट और यूनियन टेरिटोरी से दिया जा रहा है, उसको हम बोलेंगे फॉरेन सर्विस। फॉरेन सर्विस का मतलब ये नहीं हुआ कि फॉरेन में जाके ही सर्विस करना है। तो बोला जा रहा है अगर कोई बंदा डिपुटेशन में या फिर फॉरेन सर्विस में हमारे देश के भीतर है तो कौन देगा, तो बोला जा रहा है जो बोरोइंग अथॉरिटी है या फिर फॉरेन एम्प्लॉयर है, ही और शी विल, मतलब दैट एम्प्लॉयर विल अरेंज द डिपॉजिट, है ना। तो देश के भीतर अगर डिपुटेशन में है, फॉरेन सर्विस में है, तो एम्प्लॉयर विल अरेंज द डिपॉजिट सब्सक्रिप्शन। और अगर इंडिया के बाहर है तो क्या होगा, तो बोला जा रहा है एम्प्लॉय विल अरेंज टू पे, है ना, एम्प्लॉय विल अरेंज टू पे, अकाउंट्स ऑफिसर ऑफ द पेरेंट डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अकाउंट। सवाल आपसे ये भी पूछ सकता है कि फॉरेन सर्विस में कोई बंदा गया हुआ है, वहां पे आपका कौन अकाउंटेबल होगा फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग, है ना। तो बोला जा रहा है अकाउंट्स ऑफिसर ऑफ द पेरेंट डिपार्टमेंट। पैसा काटेगा कहां से, तो एम्प्लॉय जो है खुद अरेंज करेगा, बट अकाउंट फॉर कौन करेगा, तो जो अकाउंट्स ऑफिसर है पेरेंट डिपार्टमेंट में वो रिस्पॉन्सिबल होगा इसका अकाउंटिंग के लिए, पेमेंट्स के लिए। अगर बोरोइंग आपका मतलब इंडिया के भीतर ही वो डिपुटेशन में है, तो जो फॉरेन एम्प्लॉयर है वो अरेंज करेगा इसका डिपॉजिट, है ना। फिर क्या बोला गया, बोला गया सब्सक्रिप्शन इज रिकवरेबल
टिल द एंड ऑफ सर्विस। जैसे जीपीएफ के केस में हम लोग देखा था, लास्ट का कुछ महीना आपका काटा नहीं जाता था। कितना महीना, और एक बार बता दीजिए, लास्ट का कितना महीना काटा नहीं जाता था? लास्ट का कितना महीना जीपीएफ का सब्सक्रिप्शन? इंद्रजीत, किशोर, रवि, झिंटू, बाकी लोग, अभिजीत, ज्योतिर्मय, सुशांत, मयांक, सराज, गैरेंद्र, हरिंदर, बाकी लोग फटाफट से, राजशेखर, सीताराम, बिल्कुल, है ना। तो लास्ट का 3 महीना जीपीएफ का सब्सक्रिप्शन नहीं काटा जाता था। तो आपको याद रखना है, दिमाग में केमिकल लोचा होने का चांसेस है, दीपक जी, है ना, डीपीके हो सकता है, दीपक होगा आपका नाम, हम समझ नहीं पा रहे हैं, बट आपको याद रखना है कि जीपीएफ और जीआईएस को कंफ्यूज नहीं करना है। जीपीएफ में लास्ट का 3 महीना का सब्सक्रिप्शन नहीं काटेगा, बट जीआईएस में काटेगा। जीआईएस में क्या बोला गया? सब्सक्रिप्शन इज रिकवरेबल टिल द एंड ऑफ सर्विस एंड दिस इंक्लूड रिटायरमेंट, डेथ, रेजिग्नेशन, रिमूवल फ्रॉम सर्विस। तो रिटायरमेंट हो रहा है उसमें भी काटेगा, डेथ हो रहा है काटेगा, रेजिग्नेशन हो रहा है काटेगा, रिमूवल फ्रॉम सर्विस हो रहा है उसमें भी सब्सक्रिप्शन काटेगा, है ना। फिर क्या बोला गया? सब्सक्रिप्शन विल बी रिकवरेबल। सब्सक्रिप्शन कब कब रिकवर किया जाएगा? तो बोला जा रहा है जब ड्यूटी में है तो रिकवर किया जाएगा, लीव में है क्लियर किया जाएगा, अंडर सस्पेंशन तब भी किया जाएगा। जीपीएफ में आप थे, जीपीएफ में आप देखें हैं सस्पेंशन के दौरान जीपीएफ का सब्सक्रिप्शन हम नहीं लेते हैं। हाफ पे लीव में अगर रहते हैं, नो पे में रहते हैं, तो उस दौरान भी हम लीव में आपका जीपीएफ का सब्सक्रिप्शन नहीं काटते हैं। बट जीआईएस का सब्सक्रिप्शन, चाहे आप छुट्टी में रहो, चाहे आप ड्यूटी पे रहो, चाहे आप धरती में रहो, चाहे आप पाताल पे रहो, कहीं पे भी रहो, आपसे रिकवर किया जाएगा। ठीक है। फिर क्या बोला गया? इन केस ऑफ डेथ, अमाउंट इज रिकवर्ड फ्रॉम द अमाउंट्स और बेनिफिट पेएबल टू द फैमिली और नॉमिनी। कोई गवर्नमेंट सर्वेंट का अगर डेथ हो जाता है तो उनका जो बेनिफिट है, डेथ बेनिफिट है, वहां से भी काटेगा। देखिए, मरा हुआ आदमी को भी नहीं छोड़ा, बोला कि ससुरा तुम्हारा सैलरी से क्या, डेथ बेनिफिट से भी हम रिकवर करके छोड़ेंगे। तो डेथ के बाद फैमिली को जो बेनिफिट मिला वहां से भी रिकवर कर लिया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया? देखिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, ये सवाल आपसे पूछ सकता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के समय रिकवरी होगा कि नहीं होगा। तो बोला गया यहाँ पे क्या होगा? द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन विल बी रिकवर्ड। देखिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में बंदा है, उस पीरियड के लिए तो सैलरी मिल नहीं रहा होगा, है ना। तो बोला जा रहा है द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन विल बी रिकवर्ड फ्रॉम द सैलरी ऑफ द मंथ फॉलोइंग द मंथ इन विच ही रिज्यूम्स द ड्यूटी, नॉट मोर देन इन 3 इंस्टॉलमेंट। इसको थोड़ा ध्यान से देखिए क्या बोला गया। बोला कि द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन विल बी रिकवर फ्रॉम द सैलरी ऑफ द मंथ फॉलोइंग द मंथ इन विच ही रिज्यूम्स द ड्यूटी। तो हमने मई महीने में ज्वाइन कर गया ड्यूटी में आज के तारीख में, है ना। तो क्या बोला गया यहाँ पे, कब होगा? तो बोला गया सैलरी ऑफ द मंथ फॉलोइंग द मंथ। अब ये मई महीने का फॉलोइंग मंथ कौन सा हुआ? तो हो गया जून महीना। तो हमने 13 तारीख को ज्वाइन कर गया था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव से हम आके ज्वाइन कर गए थे। तो हमको ये मई महीने के सैलरी से हमको रिकवर नहीं किया, फॉलोइंग जो मंथ था, यानी कि जून महीने का जो सैलरी होगा, जो जनरली लास्ट वर्किंग डे ऑफ जून में मिलेगा, वहां से हमको रिकवर किया जाएगा। और साथ में बोला गया कि भैया चलो बहुत ज़्यादा हो रहा है, पैसा देने का क्षमता नहीं है, बेचारा गरीब आदमी है, तो हम मैक्सिमम इसको 3 इंस्टॉलमेंट में इसको हम रिकवर कर सकते हैं। तो आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के केस में रिकवर कब होगा और कितने इंस्टॉलमेंट में होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कोई बंदा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में था, उसी टाइम पे ऊपर पहुंच गया, इन केस ऑफ डेथ व्हाइल इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में रहते हुए बंदा का डेथ हो गया, तो बोला गया अमाउंट विल बी रिकवर्ड एलोंग विथ कंपाउंड इंटरेस्ट राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट होल रूपी फ्रॉम द अमाउंट पेएबल इन दिस स्कीम। देखिए भैया कितना खतरनाक है ये लोग। बोला कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव में था, उस दौरान किसी का डेथ हो गया, तो यहाँ पे उस पीरियड में अगर वो जॉब करता, जितना आपका सब्सक्रिप्शन का अमाउंट होता, उतना सब्सक्रिप्शन का अमाउंट इस पे कंपाउंड रेट पे इंटरेस्ट जोड़ेगा और नेक्स्ट राउंड ऑफ करेगा कैसे? नियरेस्ट होल रूपी में, नेक्स्ट नहीं है ये, नियरेस्ट है, नियरेस्ट होल रुपीज में राउंड ऑफ करेगा और 8% के रेट में पेनल इंटरेस्ट लगा के फिर उनका जो पेमेंट होगा, है ना, डेथ ग्राउंड पे जो इंश्योरेंस का बेनिफिट होगा, सेविंग्स का बेनिफिट जो पे किया जाएगा, वहां से रिकवर कर लेगा। क्लियर है?
बट अगर सैलरी पेमेंट में डिले हुआ, उस कारण से रिकवरी में अगर दिक्कत हुआ है, उसके लिए कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो यहाँ पे ये भी सवाल हो सकता है, नॉर्मली दिमाग में हमारा रहेगा कि भाई डेथ हो गया, सारा 7 खून माफ हो जाता है डेथ के केस में, है ना, डेथ केस में 7 खून माफ हो जाता है, बट जीआईएस का इंश्योरेंस, जीआईएस का इंटरेस्ट माफ नहीं होता, इसको याद रखिएगा। डेथ केस में भी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव में भी रहिएगा तो जीआईएस का ये बेनिफिट का जो इंटरेस्ट रेट है ये आपका माफ नहीं होगा, और ये 8% पर एनम एट प्रेजेंट रेट में चल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग रिकवरी फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। रिकवरी फ्रॉम सब्सक्रिप्शन पे अब एक इंपॉर्टेंट पहलू दिया गया, जहां पे गवर्नमेंट सर्वेंट जो है मिसिंग हो जाता है, डिसअपियर्ड हो जाता है, उस केस में क्या होगा उसके बारे में बताया गया। ठीक है, तो क्या बोला गया, बोला कि इफ एन एम्प्लॉय इज डिसअपियर्ड, अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट आपका डिसअपियर्ड हो जाता है, उस केस में क्या होगा। तो बोला जा रहा है फुल सब्सक्रिप्शन एट द रेट एप्लीकेबल ऑन द डेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ द एम्प्लॉय इज पेएबल फॉर ऑन ईयर फॉलोइंग द मंथ ऑफ डिसअपियरेंस। तो क्या हुआ, आज के दिन में कोई गवर्नमेंट सर्वेंट डिसअपियर हो गया, है ना। अब क्या बोला जा रहा है, इफ एन एम्प्लॉय इज डिसअपियर्ड फुल सब्सक्रिप्शन एट द रेट एप्लीकेबल ऑन ड्यू ऑन द डेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ एम्प्लॉय इज पेएबल, कितने दिन तक, फॉर 1 ईयर फॉलोइंग द मंथ ऑफ डिसअपियरेंस। तो हमारा ये जो महीना है, अगले महीने से 1 साल हम लेंगे, मतलब जून से ऑनवर्ड होगा, और 1 साल तक, जून से लेके 1 साल तक इस एम्प्लॉय को क्या होगा, यहाँ से फुल सब्सक्रिप्शन का अमाउंट जो है वो काटा जाएगा। मतलब 30 रुपए तो 30 रुपए, 60 रुपए तो 60 रुपए, 120 रुपए तो 120 रुपए पर महीने के दर में काटा जाएगा 12 महीने के लिए, है ना, 1 साल। फिर क्या होगा, बोला गया इसके बाद अगला जो 6 साल रहेगा, नेक्स्ट 6 ईयर्स जो रहेगा, इसमें केवल इंश्योरेंस कवर काटा जाएगा, सेविंग्स वाला काटा नहीं जाएगा। देयर आफ्टर प्रीमियम फॉर इंश्योरेंस कवर एट द रेट ऑफ ₹5 फॉर 15,000। हमने देखा था 15,000 वाला अगर केस था, 15,000 के केस में 15 रुपए था होल अमाउंट, जिसमें 5 रुपए था आपका इंश्योरेंस के लिए, 10 रुपए था आपका सेविंग्स के लिए, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए बोला कि जो इंश्योरेंस कवर 5 रुपए वाला था उसी को काटेंगे, सेविंग्स वाला जो 10 रुपए है वो यहाँ पे नहीं काटा जाएगा। अगर यही वाला 30,000 वाला होता तो 30,000 वाला के केस में कितना था, 10-20 था, है ना, वहां पे 10 रुपए था इंश्योरेंस कवर, 20 रुपए था सेविंग्स कवर आपका, है ना। तो इस तरीके से आपको याद रखना रहेगा। 15,000 वाला के केस में हम देखें ये 30,000 हो सकता था, 60,000 हो सकता था, इसी हिसाब से आएगा। तो देयर आफ्टर द प्रीमियम फॉर इंश्योरेंस कवर एट द रेट ऑफ 5 फॉर 15,000 विल बी पेबल फॉर नेक्स्ट 6 ईयर और till the month in which the insurance cover is paid whichever is later। तो अगला 6 महीना या फिर जिस महीने में हमने इंश्योरेंस कवर पे कर दिया, 6 महीना या फिर इंश्योरेंस कवर का पेमेंट डेट, इन दोनों के भीतर जो भी बाद में जाएगा वहां तक इंश्योरेंस का कवर का जो अमाउंट है उसको काटा जाएगा, है ना। नॉर्मली हम लोग इसको देखें 10-20-30 के रेट में, है ना। यहाँ पे नॉर्मली क्या होगा, 10-20-40 नॉर्मली। अभी के टाइम पे 5 वाला मेरा नहीं रहेगा, अभी के टाइम पे यही वाला स्लैब मेरा आएगा, 10 रुपए, 20 रुपए और 40 रुपए। ग्रुप सी में है तो 10 रुपए काटेगा, ग्रुप बी में है तो 20 रुपए काटेगा, ग्रुप ए में है तो 40 रुपए जो है काटा जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं हम लोग, डाउट रहेगा तो बताइएगा। ठीक है, अब क्या बोला गया, अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर 1 ईयर एंड इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर 6 ईयर मे बी रिकवर्ड along with interest from the amount on payable on account of savings fund and insurance fund respectively। अब मान लीजिए कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जो है एब्सकॉन्डेड हो गया था, उसका सैलरी भी बंद कर दिया गया था, पैसा जो है काटा नहीं गया, है ना। तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, जब उस बंदे को पे किया जाता है आपका सेविंग्स का बेनिफिट या फिर इंश्योरेंस का बेनिफिट, तो वहां पे बोला जा रहा है कि सब्सक्रिप्शन फॉर 1 ईयर, सब्सक्रिप्शन फॉर 1 ईयर, ये 1 ईयर वाला किसके लिए रहेगा, आपका सेविंग्स के लिए, और इंश्योरेंस वाला मतलब 1 ईयर के लिए पूरा
सेविंग्स भी रहेगा, इंश्योरेंस भी रहेगा। और लेटर वन 6 ईयर्स जो रहेगा उसके लिए केवल इंश्योरेंस का प्रीमियम जो है दैट विल बी रिकवर्ड, कहाँ से, तो आपका सेविंग्स फंड से काटा जाएगा और इंश्योरेंस फंड से काटा जाएगा रेस्पेक्टिवली। और इसके साथ इंटरेस्ट भी लगेगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा फटाफट से बता दीजिए। है ना, बिल्कुल सेविंग्स का आपका, देखिए ये खाली देखिए ये इसको आप समझिए, सब्सक्रिप्शन जो बोल रहा है दिस इंक्लूड बोथ सेविंग्स एंड इंश्योरेंस। इसके भीतर सेविंग्स वाला भी इंक्लूडेड है, इंश्योरेंस वाला भी इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे इंश्योरेंस का 1 हो गया और यहाँ पे इंश्योरेंस का 6 हो गया, तो 6 + 1 मिला के कितना हुआ, 7 हो गया। तो बेसिकली इंश्योरेंस के लिए मैंने 7 साल का पैसा काटा, बट सेविंग्स के लिए मैं कितने साल का काटूंगा, 1 ही साल का काटूंगा। क्लियर है? किसी ने आपका लिखे हुए थे आप में से कोई के 7 साल वाला, क्लियर हुआ ना? किसने लिखा था? ज्ञानेंद्र जी, क्लियर हुआ ना? चलिए ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग प्रमोशन ड्यूरिंग द ईयर। ये सवाल पूछेगा एग्जाम पे और ये याद रखने वाला सवाल है। क्या बोला गया, ऑन रेगुलर प्रमोशन ऑफ एन एम्प्लॉई आफ्टर 1 जनवरी, देखिए आफ्टर बोल रहा है, आफ्टर 1 जनवरी इन एनी ईयर his subscription will be raised from 1 जनवरी ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो आपका प्रमोशन कभी भी हो किसी साल के भीतर आफ्टर 1 जनवरी, 1 जनवरी के हुआ तो उसी तारीख से लागू हो जाएगा, है ना, प्रमोशन वाला। बट 1 जनवरी के बाद कभी भी हुआ शिवानी जी तो ध्यान रखिए अगले साल से वो लागू हो जाएगा। और एक बार अगर रिवर्शन हो गया टू लोअर ग्रेड फ्रॉम द हायर ग्रेड, स्पेलिंग मिस्टेक है ठीक कर लीजिएगा, रिवर्शन टू लोअर ग्रेड फ्रॉम हायर ग्रेड, इंश्योरेंस कवर विल कंटिन्यू टू बी एट सेम रेट, मतलब हायर रेट में जो मिल रहा था उसी रेट में आपका कंटिन्यू होते रहेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फिर बोला जा रहा है बेनिफिट ऑन रिटायरमेंट एंड रेजिग्नेशन। तो क्या होगा, सेविंग्स फंड का बेनिफिट मिलेगा एज पर द टेबल फॉर रेलिवेंट ईयर। उस पर्टिकुलर ईयर में जो हम बोले हैं अभी अभी कि आपको एक टेबल होता है, आप अभी भी नेट पे सर्च करिएगा आपको वो टेबल दिखेगा, है ना। अब ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम बेनिफिट, सेविंग्स बेनिफिट का टेबल आप सर्च करिए आपको मिल जाएगा। बट डेथ के केस में क्या होगा, बोला जा रहा है फैमिली और नॉमिनी विल रिसीव द सेविंग्स फंड, family or nominee will receives the savings fund and insurance cover as per the eligibility। अगर डेथ हो जाएगा तो गवर्नमेंट सर्वेंट तो और नहीं है इस दुनिया में, तो उनका जो फैमिली मेंबर रहेगा, जो नॉमिनी रहेगा, उनको बेनिफिट मिल जाएगा। और डेथ बिफोर बिकमिंग मेंबर, अगर मेंबर बनने से पहले ही अगर डेथ हो गया, आज ज्वाइन किया कल मर गया, तो बोला गया भैया इंश्योरेंस कवर ही केवल मिलेगा, सेविंग्स का बेनिफिट यहाँ पे नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आपका मेंबर तो अब बने ही नहीं थे, सेविंग्स आपका हुआ ही नहीं है, केवल इंश्योरेंस का पैसा ही हम काटने वाले थे या काटे थे, तो वहाँ पे आपको केवल सेविंग्स का ही इंश्योरेंस का ही बेनिफिट मिलेगा। आगे आते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना? आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल 60,000 मिलेगा। 60 रुपये काट रहा है, 30,000 क्यों देगा? 60,000 मिलेगा आकिब जी, कोई चिंता नहीं है ना। आईपी बनने के बाद मर सकते हैं फ्रीली। हालांकि आप लोगों को मरने हम देंगे नहीं, जिंदा रखेंगे, क्योंकि असली मजा तो जिंदा रहने में है। अगर किसी को सजा देना है तो उसको जिंदा रख दो, मार देने से तो मजा खत्म हो गया। यहाँ पे रहेगा आईपी के रूप में, अगर आप मतलब 2-4 टेन्योर भी बिता देते हैं ना, तो कभी आपको नरक नहीं जाना पड़ेगा, आपको स्वर्ग मिलेगा ही मिलेगा, है ना, जन्नत मिलेगा आपको। इस कारण से आईपी के रूप में कुछ दिन का सर्विस देना मैंडेटरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिनेंसिंग फ्रॉम जीपीएफ एंड सीपीएफ, ये बच्चा वाला केस है ना। अच्छा चलिए, तो 60,000 आप लोगों को हम डॉलर कर देंगे इसको, ठीक है। अब बताइएगा अगले वाला पे कमीशन पे 60,000 को 60,000 डॉलर कर देंगे। चलिए, फिनेंसिंग फ्रॉम जीपीएफ और सीपीएफ, है ना, जीपीएफ के लिए और सीपीएफ के लिए। तो बोला जा रहा है नॉर्मली आपका अलाउड नहीं है कि भाई जीपीएफ से आपका फिनेंस किया जाए,
बट अगर ऐसा कभी कंडीशन आता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट का इतना बुरा हालत हो गया कि वो ये 60 रुपये महीने का भी नहीं दे सकता, तो वो जो अपना जीपीएफ है या फिर कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड है वहाँ से वो विदड्रॉ कर सकता है। कितना? 1 साल का जो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है, मतलब 720 रुपये, मान लीजिए 60 रुपये करके अगर आप हो हैं तो 1 साल का 6 12 72, ये 720 रुपये जो है आप जीपीएफ से विदड्रॉ कर सकते हैं, करके जीआईएस में जमा कर सकते हैं। आप अगर मान लीजिए ग्रुप ए बन गए हैं तो आपका कितना होगा? 1440 रुपये हो जाएगा। वो 1440 रुपये विदड्रॉ करके आप इसमें जमा कर सकते हैं। तो ये बात यहाँ पे बताया गया है। पता नहीं किस कारण से कौन सा महान आत्मा ने इस प्रोविजन को, प्रावधान को दिया था, बट अच्छा प्रावधान है। आगे बढ़ते हैं इनकम टैक्स के लिए। क्या बोला जा रहा है? बोला कि इनकम टैक्स रिबेट इज एडमिसिबल अंडर सेक्शन 80C फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन पेड। सब्सक्रिप्शन पे जो 30 रुपये, 60 रुपये, 120 रुपये करके हम जमा किए, उसके ऊपर सेक्शन 80C के तहत हमको इनकम टैक्स का रिबेट भी मिलेगा। अगर आप ओल्ड टैक्स रिज्यूम में जाते हैं तो ये बेनिफिट हमको मिल जाएगा। फिर बोला गया, अब देखिए फंडा क्या है, सीपीएफ से या जीपीएफ से जो 720 रुपये उठा के आप जमा किए थे, या फिर 1440 रुपये आप जमा किए हुए थे, या फिर 360 रुपये विदड्रॉ करके जमा किए थे, बोला कि उसके ऊपर इनकम टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। भले ही पैसा फायदा काम पे आए या ना आए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सवाल है कि जीपीएफ से विदड्रॉ करके अगर आप जीआईएस में जमा किए हैं, उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स का रिबेट नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे आते हैं, जीआईएस से विथड्रॉल लोन एडवांस लेने का क्या प्रावधान है? क्या प्रावधान है? तो बोला गया नॉट अलाउड आउट ऑफ द इंश्योरेंस फंड और सेविंग्स फंड। तो जो हमारा सेविंग्स फंड है या इंश्योरेंस फंड है, यहाँ से किसी भी प्रकार का विथड्रॉल, किसी भी प्रकार का लोन या फिर एडवांस जो है आपका अवेलेबल नहीं है। बट आप इसको एज श्योरिटी रख सकते हैं। जो एक्यूमुलेटेड बेनिफिट है ये क्या होता है? पेएबल ओनली इन केस ऑफ सिसेशन ऑफ मेंबरशिप। जब मेंबरशिप खत्म हो जाता है, कौन सा ग्राउंड पे? वो डेथ ग्राउंड पे हो सकता है, रिटायरमेंट के ग्राउंड पे हो सकता है, रेजिग्नेशन के ग्राउंड पे हो सकता है। तो चाहे मरने पे, आपका रिटायरमेंट पे, रेजिग्नेशन पे जब हम यहाँ से निकलेंगे तो वहाँ पे हमको बेनिफिट मिल जाएगा। उसके पहले किसी भी प्रकार का लोन, विथड्रॉल, एडवांस सीजीजीआईएस से अलाउड नहीं है। बट हम क्या कर सकते हैं? उसको असाइनमेंट कर सकते हैं। असाइनमेंट का मतलब गिरवी रखना। गिरवी रखना जैसे एज ए श्योरिटी हम मान लीजिए एनएससी है, टीडी है, ये सब को बैंक में हम रखते हैं कि भाई मेरे पास 5 लाख का टीडी है, मुझको 2 लाख का लोन दे दो। सिमिलरली यहाँ पे जो इंश्योरेंस और सेविंग्स का बेनिफिट है, इसको हम लोग असाइनमेंट कर सकते हैं किसी भी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन वगैरह लेने के लिए फॉर द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्शन, परचेज ऑफ हाउस, फ्लैट, रेडीमेड बिल्डिंग, ये सब करने के लिए, चाहे अपने नाम पे हो, स्पाउस के नाम पे हो, फैमिली के किसी मेंबर के नाम पे हो। अगर आपको घर खरीदना है और आपको घर कंस्ट्रक्ट करना है, फ्लैट खरीदना है, तो ये सब कारण से आप इस जो बेनिफिट का अमाउंट है 60,000, 1,20,000 या फिर 30,000, इस अमाउंट को, साथ में जो सेविंग्स का अमाउंट है, इसको आप गिरवी रख सकते हैं और वहाँ से लोन आप ले सकते हैं। और गिरवी रखने के लिए जो रिक्वेस्ट करना होता है, उस रिक्वेस्ट का फॉर्म नंबर होता है फॉर्म 11, और आपको परमिशन मिलता है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से, जो फॉर्म 12 में दिया जाता है ना। और ये जो परमिशन दिया जाएगा बाय द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, दैट विल बी पेस्टेड इन योर सर्विस बुक। इसको आपके सर्विस बुक में पेस्ट किया जाएगा। फटाफट से एक बार पब्लिक चैट में बता दीजिए, सर्विस बुक कितने कॉपी में मेंटेन किया जाता है? वेरी गुड। अच्छा, एक कॉपी अगर खो गया कितना फाइन देना रहता है? कॉपी अगर खो गया कितना फाइन देना रहता है? हम भूल गए हैं, बताइए फटाफट से। 500 रुपये कन्फर्म? स्वराज, सुमन, इंद्रजीत, हरिंदर, ज्ञानेंद्र, चलिए आप लोग बोले हैं तो हम मान लिए कि आपका 500 रुपये का फाइन देना रहता है अगर कॉपी हमारा खो गया तो। चलिए लॉक कर दिए विशाल जी। आगे आते हैं, रिकवरी फ्रॉम गवर्नमेंट ड्यूज। तो बोला जा रहा है किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट ड्यूज जो है इस ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम से आपका रिकवर नहीं किया जाएगा, अनलेस जो हमारा एम्प्लॉय है उन्होंने पर्सनली उसको ऑथोराइज किया है, या फिर ये
जीआईएस स्कीम का ही कोई ड्यू है। जैसे जीआईएस स्कीम का ड्यू मतलब हमने देखा था, मान लीजिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव में कोई गवर्नमेंट सर्वेंट गया, उसका पे नहीं मिल रहा था, है ना, या फिर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट मिसिंग हो गया, उसका सैलरी हेल्ड अप था, वहाँ पे हमने जो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट था प्लस 8% के रेट में पेनल इंटरेस्ट ये था, जिसको हम रिकवर कहाँ से कर रहे थे, तो यही बेनिफिट से कर रहे थे। तो वो वाला बेनिफिट अलाउड है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने खुद से ऑथोराइज किया गया कोई रिकवरी तो वो अलाउड है, अदरवाइज कुछ भी अलाउड नहीं है। अगला आते हैं हम लोग नॉमिनेशन। ठीक है, और हम लोगों का 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा, उसके भीतर ये वाला स्कीम खत्म हो जाएगा। किसी को अगर नींद लग रहा है, पानी पी सकते हैं, पानी पीने से नींद भागता है ना, बस पानी जो है बिस्लरी का होना चाहिए, बिना बिस्लरी का पानी का नींद नहीं भागता है। इवन 2-3 दिन मैं आईआरसीटी का सीटीसी का जो रेलवे नीर है ना, रेल नीर, वो पी के भी देखा, हमारा नींद नहीं गया, है ना। बिस्लरी पानी जो है विशुद्ध है, ये पीने से आप, हाँ स्पेलिंग गलत हो जाएगा तो भी नहीं नींद भागेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नॉमिनेशन क्या बोला गया, बोला कि नॉमिनेशन ओनली इन फेवर ऑफ फैमिली मेंबर्स इफ फैमिली एग्जिस्ट। अगर फैमिली एग्जिस्ट करता है तो केवल फैमिली मेंबर्स के नाम पे ही नॉमिनेशन होगा। फिर बोला कि नॉमिनेशन में बी एनी टाइम बी कैंसिल्ड, कभी भी कैंसिल किया जा सकता है बाय गिविंग ए नोटिस एंड एक्सरसाइजिंग फ्रेश नॉमिनेशन। पहले मैंने ए को नॉमिनी बनाया था, बाद में मन हुआ मैं बी को भी नॉमिनी बना सकता हूं, बट बोथ ए एंड बी शुड बी माय फैमिली मेंबर्स, अगर मेरा फैमिली मेंबर्स है तो। फिर क्या बोला गया, नॉमिनेशन रिसीव्ड फ्रॉम द मेंबर विल हैव टू बी काउंटर साइंड बाय द हेड ऑफ ऑफिस। मैंने जो फ्रेश नॉमिनेशन दिया था, आगे हम देखेंगे कि कौन सा फॉर्म पे हम नॉमिनेशन करते हैं। अगर आप देखिएगा नॉमिनेशन के लिए तो आपका बोला गया कहाँ पे, फॉर्म नंबर, हाँ बिल्कुल, फॉर्म नंबर 7 जो है, हम अगर फैमिली मेंबर्स को नॉमिनी बना चलना चाहते हैं तो फॉर्म 7 में हमको रिक्वेस्ट डालना होता है। अगर हम अदर देन फैमिली मेंबर्स को नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमको फॉर्म 8 में रिक्वेस्ट डालना होता है। तो ये जो फॉर्म 7 या फॉर्म 8 जो हमारा रहेगा, इसको काउंटर साइन करते हुए हेड ऑफ ऑफिस के द्वारा मेरे सर्विस बुक में पेस्ट किया जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब फैमिली के भीतर कौन कौन आता है, हम लोग इतना चीज पढ़ चुके हैं, अभी ये हम लोगों के लिए बाएं हाथ का खेल है। हम देख के ही बोल देंगे वाइफ और वाइफ्स, अगर मेल गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उनका पेरेंट, उनका चिल्ड्रेन, माइनर ब्रदर, ब्रदर याद रखना है, ब्रदर बोले तो माइनर ब्रदर, ब्रदर बोले तो माइनर ब्रदर, सिस्टर बोले तो अनमेरिड सिस्टर, ब्रदर बोले तो माइनर ब्रदर, सिस्टर बोले तो अनमेरिड सिस्टर। ठीक, फिर आपका डिसीज्ड सॉन्स विडो, ये हर एक जगह पे हम लोग देख रहे हैं, पेंशन रूल वहाँ पे भी हम लोग देखे हुए थे, है ना। डिसीज्ड सॉन का जो विडो है वो हो जाएगा, उनका चिल्ड्रेन हो जाएगा, पेरेंट, पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट मतलब पापा का पापा, पापा का मम्मी, ये आप बोल सकते हैं। पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट कौन सा केस में, अगर उनका पापा जिंदा नहीं है, पेरेंट्स जिंदा नहीं है, तो अगर पेरेंट्स जिंदा नहीं है तो जो पैटर्नल मतलब पापा का आपका ये जो रहेंगे, है ना, पापा का जो मम्मी पापा रहेंगे, जो ग्रैंड पेरेंट रहेंगे, वो आपका अलाउड हो जाएगा एज मेल सब्सक्राइबर का फैमिली। फिर आता है फीमेल सब्सक्राइबर के केस में, बोला गया उनका हस्बैंड जो है फैमिली मेंबर होंगे, पेरेंट्स होंगे, चिल्ड्रन होंगे, माइनर ब्रदर, अनमेरिड सिस्टर, डिसीज्ड सॉन्स विडो एंड चिल्ड्रन, पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट, इफ पेरेंट ऑफ द सब्सक्राइबर इज नॉट अलाउड। तो ऑलमोस्ट सब सेम ही था, वाइफ के बदले हस्बैंड हो गया, बाकी सारा सेम है। अब यहाँ पे बोला गया फीमेल सब्सक्राइबर अगर चाहती है, शी में एक्सक्लूड हर हस्बैंड फ्रॉम हर फैमिली। ज़्यादा झगड़ा हुआ है, आपने दाल में नमक ज़्यादा बोल दिया या फिर कुछ और कारण से आपके ऊपर गुस्सा हो गई, तो आपको निकाल दिया जाएगा, है ना। फैमिली मेंबर्स के भीतर आपको रखा नहीं जाएगा, इसको हमको याद रखना रहेगा। इस पर्पज से क्या होगा, उस गवर्नमेंट सर्वेंट को राइटिंग में नोटिस देना रहेगा टू द हेड ऑफ ऑफिस कि मैं चाहती हूं कि मेरा हस्बैंड को मेरा नॉमिनी ना रखा जाए फॉर द पर्पज ऑफ जीआईएस। क्लियर है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नो वैलिड नॉमिनेशन, अगर वैलिड नॉमिनेशन नहीं है वहां पे क्या होगा, तो बोला जी ना, इफ एन एम्प्लॉय डाइज विदाउट एनी वैलिड नॉमिनेशन अंडर द स्कीम, द अमाउंट विल बी पेएबल अंडर दिस स्कीम एज मे बी पेड इन अकॉर्डेंस विथ नॉमिनेशन इफ एंड एनी मेड बाय द जीपीएफ और सीपीएफ, है ना। तो फंडा क्या हुआ, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट का डेथ हो गया, उन्होंने वैलिड नॉमिनेशन नहीं किया, कोई बात नहीं, जीपीएफ में और सीपीएफ में इन अकॉर्डेंस विद द नॉमिनेशन, वहां पे अगर उन्होंने किसी को नॉमिनी बनाया तो उस नॉमिनी को पे कर दिया जाएगा।
ठीक है। जीपीएफ जो जनरल प्रोविडेंट फंड होता है या फिर जो कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड होता है, वहां पे जनरल आपका जीपीएफ या जीपीएफ का फुल फॉर्म क्या है एक बार बताइए तो फटाफट से। फटाफट से बताइए। जनरल, अच्छा देखिए, प्रोविडेंट को प्रोविडेंट हो गया, कोई बात नहीं। जो जनरल प्रोविडेंट फंड होता है या फिर कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड होता है, वहां पे जो नॉमिनेशन मैंने किया हूं, उस नॉमिनेशन के हिसाब से हमको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। अब बताइए जीपीएफ का नॉमिनेशन कौन सा रूल में बताया गया था? जीपीएफ का नॉमिनेशन कौन सा रूल पे बताया गया था फटाफट से? रूल नंबर 5, बिल्कुल रूल 5 में। जी, 8 कहाँ से हो गया, किसी ने 8 बोला लगता है। रूल 5 में है ना, याद रखना है, जो रूल 5 में बताया गया था। इफ देयर इज नो वैलिड नॉमिनेशन इन जीपीएफ और सीपीएफ, अब किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का जीपीएफ और सीपीएफ में भी कोई वैलिड नॉमिनेशन नहीं है, तो यहाँ पे हेड ऑफ ऑफिस में मेक द पेमेंट ऑन प्रोडक्शन ऑफ सक्सेशन सर्टिफिकेट टू एलिजिबल मेंबर्स इन इक्वल शेयर। तो यहाँ पे सक्सेशन सर्टिफिकेट आएगा और सक्सेशन सर्टिफिकेट के हिसाब से जो भी एलिजिबल मेंबर्स रहेंगे, एक मेंबर रहा तो उनको दे देंगे, एक से ज़्यादा मेंबर होगा तो इक्वल शेयर यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग। पेमेंट फॉर मिसिंग और अनट्रेसेबल एम्प्लॉयज, अगर कोई एम्प्लॉय मिस हो गया, गुम हो गया, अनट्रेसेबल है, उस जगह पे क्या होगा? तो बोला जा रहा है सेविंग्स फंड का कैसे पे किया जाएगा? तो बोला जा रहा है पेड आफ्टर 1 ईयर फॉलोइंग द मंथ ऑफ डिसअपियरेंस। जिस महीने में वो डिसअपियर्स हो गया, उसके बाद 1 साल खत्म होगा, उसके बाद जाके सेविंग्स फंड का बेनिफिट दिया जाएगा। पेड आफ्टर 1 ईयर फॉलोइंग द मंथ ऑफ डिसअपियरेंस, जब डिसअपियर हो गया उसके 1 साल के बाद, है ना, उस महीने को हम छोड़ देंगे, जिस महीने में डिसअपियर हुआ उस महीने को छोड़ देंगे, उसके बाद 1 साल, उसके बाद पेमेंट किया जाएगा। फिर बोला गया फैमिली शैल लॉज कंप्लेन एट द पुलिस स्टेशन। फैमिली को क्या करना होगा? पुलिस स्टेशन पे कंप्लेन करना होगा और उसके लिए नॉन ट्रेसेबिलिटी का रिपोर्ट लेना रहेगा, है ना। पुलिस बताएगा कि भैया ये बंदा जो है मिसिंग है, हमने सारा प्रयास किया है फिर भी इस बंदे को मिल नहीं रहा है, उसके बाद जाके ही ये बेनिफिट आएगा। इसके लिए क्या बोला जा रहा है? इंडिमनिटी बॉन्ड शैल बी टेकन फ्रॉम द नॉमिनी और लीगल हेयर फॉर एडजस्टमेंट ऑफ द अमाउंट। अब नॉमिनी और लीगल हेयर से इंडिमनिटी बॉन्ड भी लिया जाएगा कि किसी कारणवश वो बंदा अगर बाद में वापस आ जाता है तो तुमसे ये पैसा हम वापस कर लेंगे, है ना। तो ये बात हमारा यहाँ पे बताया गया, आपको याद रखना रहेगा। आगे आते हैं, इंश्योरेंस का बेनिफिट कब दिया जाएगा? तो यहाँ पे 7 साल के बाद दिया जाएगा। कब से? डिसअपियरेंस के बाद 1 महीना छोड़ देंगे, है ना। पेड आफ्टर 7 ईयर्स फॉलोइंग द मंथ ऑफ डिसअपियरेंस, जब डिसअपियरेंस हुआ है उसका अगले महीने से, है ना। पेड आफ्टर 7th मंथ फॉलोइंग 7 ईयर्स फॉलोइंग द मंथ ऑफ डिसअपियरेंस, है ना। तो डिसअपियरेंस के बाद अगला जो महीना होगा वहां से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। 7 साल, 7 साल के बाद ये आपका पेमेंट किया जाएगा। और इंश्योरेंस फंड के लिए डेथ सर्टिफिकेट चाहिए या फिर डिक्री ऑफ कोर्ट चाहिए, जिसको हमको प्रोड्यूस करना रहेगा कि भैया जहाँ पे कोर्ट बोलेगा कि ये बंदा जो है ही हैज़ बीन प्रिज्यूम्ड टू बी डेड, इट हैज़ बीन प्रिज्यूम्ड दैट द गवर्नमेंट एम्प्लॉय और गवर्नमेंट सर्वेंट, कंसर्न गवर्नमेंट सर्वेंट हैज़ डाइड, है ना। तो ये बताने के बाद, ये सर्टिफिकेट या डिक्री मिलने के बाद ही बेनिफिट दिया जाएगा। अब इंश्योरेंस अमाउंट में बी पेड टू द नॉमिनी और हेयर इवन इफ द डेट ऑफ सुपरएनुएशन फॉल्स बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 7 ईयर। मान लीजिए कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जो है 58 ईयर्स में मिसिंग हो गया, 58 ईयर्स हुआ उसमें मिसिंग हो गया, अब यहाँ से 7 साल जोड़िएगा तो 65 आ जाता है। तो बेसिकली ये फंदा 60 साल में तो रिटायर होने वाला था, फिर भी ये 65 साल जब होगा इस टाइम पे, है ना, अगर वो मिसिंग ही मिलेगा, कोर्ट से ये डिक्री मिलेगा, तब उसमें इंश्योरेंस बेनिफिट दिया जाएगा। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ना, कि इवन आफ्टर 60 ईयर्स, है ना, अगर 60 साल हो भी जाता, सुपर एनुएशन का डेट पहले भी आ जाता, फिर भी वहाँ पे डिसअपियरेंस के बाद 7 साल के बाद ये इंश्योरेंस का बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। मिसिंग के 6 ईयर्स नहीं है ज्ञानेंद्र जी, पहला 1 साल प्लस 6 साल मिला के 7 साल। पहला 1 साल आपका सब्सक्रिप्शन काटेगा जिसमें सेविंग्स प्लस इंश्योरेंस दोनों काटेगा, फिर 6 साल उसमें ऐड करिए तो 6 + 1 7 ईयर्स। ठीक है ज्ञानेंद्र जी।
आगे आते हैं, डिबरिंग एलिजिबल पर्सन फ्रॉम रिसीविंग द इंश्योरेंस अमाउंट। कौन सा केस में हम डिबार कर देंगे, नॉमिनी को पैसा नहीं देंगे? तो बोला गया भैया अगर ऐसा केस होता है, नॉमिनी के ऊपर मर्डर का आरोप आ गया है ना, तो जब तक कंक्लूजन नहीं होगा कोर्ट से, पैसा नहीं देंगे। कोर्ट ने अगर आपको कन्विक्ट कर दिया तो आपको पैसा नहीं देंगे। कोर्ट ने आपको अगर बाइज्जत बरी कर दिया, रिहा कर दिया, तो आपको पैसा मिलेगा, बट उस पैसे के लिए किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट आपको नहीं दिया जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ तक हमारा ये वाला खत्म होता है, बट इसमें खत्म होके भी पूरा खत्म नहीं है, कुछ और चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है। एक चीज़ जो यहाँ पे आप याद रख सकते हैं कि ये जो जीआईएस स्कीम है, इसको मैं ऐड कर दूंगा, इसको रिव्यू किया जाता है, और इसका रिव्यू होता है इन 3 ईयर्स, याद रहेगा, एवरी 3 ईयर्स, हर 3 साल में इस स्कीम को रिव्यू किया जाता है। एक सवाल ये आपसे पूछा जा सकता है कि जीआईएस स्कीम को कब कब रिव्यू किया जाता है, तो बोला जा रहा है हर 3 साल में इसको रिव्यू होना है। ठीक है, दूसरा और क्या याद रखना है, कुछ फॉर्म नंबर हम यहाँ पे देखेंगे। तो आप यहाँ पे अगर देखिएगा तो कुल मिला के 12-13 फॉर्म इसमें यूज़ किया गया था। चलिए 1 मिनट देख लेते हैं कितना फॉर्म है। हम इसको आपका यहाँ पे आप लोगों के लिए डाउनलोड करके रखे थे 11, चलिए 12 फॉर्म फिलहाल यहाँ पे 12-13 फॉर्म यहाँ पे आपका दिखा रहा है ना। तो क्या क्या फॉर्म है इसमें, क्या क्या नंबर है, चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं इसको। ठीक है, तो रिव्यू वाला हम लोग याद रख लेंगे कि 3 साल में एक बार आपका रिव्यू होना है। और फॉर्म में क्या क्या बताया गया, तो हम लोग फॉर्म 1 से स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्म 1 क्या बोला, तो बोला कि एनरोलमेंट ऑफ सब्सक्राइबर। ये क्या है, तो बोला गया एनरोलमेंट ऑफ सब्सक्राइबर। ठीक है, फॉर्म 1 बता रहा है एनरोलमेंट ऑफ सब्सक्राइबर। इसको अगर आप देखिएगा, अभी तो आपको यहाँ पे शो नहीं करेगा, बट जब आप इस रिकॉर्डिंग को देखिएगा तो वहाँ पे आपको मिलेगा। तो ये एक मेमोरेंडम है। ठीक है, यहाँ पे चलिए मैं इसको स्क्रीन को मेरा बड़ा भी कर लेता हूँ, आप लोगों को मतलब ऐड कर लेता हूँ इसमें। तो 1 मिनट प्लीज़ वेट करिए, भाई साहब को डाउनलोड ही कर लेते हैं। थोड़ा सा दीजिए ध्यान देवी और सजनों, फटाफट से, कहाँ गया, 1 मिनट, है ना। तो फॉर्म नंबर एक बार फटाफट से हम लोग पूछेंगे, आप बताइएगा। फॉर्म नंबर हम लोग देखे थे, फॉर्म नंबर 1 किस लिए था, तो ये एक मेमोरेंडम फॉर एनरोलमेंट टू सब्सक्राइबर इशूड बाय हेड ऑफ ऑफिस, है ना। कोई बंदा जो है एनरोल हो रहा है इसमें, तो उसके लिए हेड ऑफ ऑफिस के द्वारा सब्सक्राइबर को जो मेमोरेंडम इशू किया जाता था वो था फॉर्म 1। फिर रिविजन टू सब्सक्रिप्शन ऑन प्रमोशन, अगर प्रमोशन मिल गया, मेरा सब्सक्रिप्शन रिवाइज हो जाएगा, तो मुझे रिवाइज डेट में कर दो, तो 2 नंबर पे आपका इसके बारे में बताया गया था। फिर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जो 1980 के पहले ज्वाइन किया हुआ था, वो अगर चाहता है कि इसके बाहर रहेगा, तो उनके पास ऑप्शन दिया गया, दे में चूज टू ऑप्ट आउट फ्रॉम दिस स्कीम। वो इसके भीतर नहीं रहना चाहता, इसके बाहर रहना चाहता है, वो बेनिफिट ले सकता है। फिर रिटायरमेंट का बेनिफिट लेने के लिए फॉर्म 4 में बताया गया, नॉमिनी को जो बेनिफिट दिया जाएगा, नॉमिनी को पहले चिट्ठी इशू किया जाएगा। कौन सा ऑर्डर में, तो फॉर्म 5 में नॉमिनी को हम इशू करेंगे चिट्ठी। नॉमिनी रिक्वेस्ट करेगा फॉर्म 6 में कि हमको पैसा दे दो। नॉमिनेशन टू फैमिली मेंबर्स, अगर मैं फैमिली मेंबर्स को नॉमिनेट करना चाहता हूँ तो मैं फॉर्म 7 यूज़ करूँगा। अदर देन फैमिली मेंबर्स को नॉमिनेट करना चाहता हूँ तो मैं फॉर्म 8 इशू करूँगा। रजिस्टर जो मेंटेन होता है फॉर्म 9 में होता है। असाइनमेंट का रिक्वेस्ट फॉर्म 11 में होता है, और असाइनमेंट का परमिशन फॉर्म 12 में होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग याद रखेंगे। इसके भीतर कोई डाउट? और कौन सा वाला एक था जो आप बताने वाले थे, पूछने वाले थे, एक बार बता दीजिए फटाफट से। चलिए मैं देख लेता हूँ, और कोई डाउट इसके भीतर? फॉर्म 7 फॉर फैमिली एंड 8 फॉर फैमिली, 8 फॉर्म 7 फॉर नो फैमिली, फॉर्म 7 फॉर, अच्छा चलिए फॉर्म 7 फॉर फैमिली था। चलिए एक बार मिला लेते हैं दोबारा, 5-6 फैमिली, इन द गवर्नमेंट सर्वेंट एज फैमिली। अच्छा चलिए यहाँ पे तो हाँ बिल्कुल फॉर्म 7 जो है वो जहाँ पे नो फैमिली है, फॉर्म 8 जो है जहाँ पे फैमिली है, बिल्कुल आपने सही चीज़ बताए हैं।
है ना। बट फिर भी और एक बार मैं ना इसको कंफर्म कर लेता हूँ, ठीक है। कुछ जगह पे मैं देखा हूँ कि उल्टा ये किया हुआ है, फॉर्म 7 में नॉमिनी फैमिली था और फॉर्म 8 में था नो फैमिली। फिर भी एक बार हम इसको कंफर्म करके कल आपको बता देंगे। हरिंदर जी आपने बिल्कुल यहाँ से फिलहाल जो मैं शेयर किया था इसमें तो यही लिखा हुआ है, बट फिर भी एक बार मैं इसको चेक करके कंफर्म कर देता हूँ, ठीक है। दोबारा और एक बार मैं कंफर्म कर देता हूँ, ठीक है हरिंदर जी। फिलहाल आप वही उल्टा ही यही याद रखिए कि फॉर्म 7 में नो नॉमिनी है ना। चलिए, क्योंकि हमने यहाँ पे हमको मिला है तो ये बिल्कुल सही होना ही चाहिए। फॉर्म 7 वाला हो गया नॉमिनेशन जहाँ पे नो फैमिली मेम्बर है ना, और ये वाला हो गया जहाँ पे फैमिली मेम्बर है ना, नॉमिनेशन टू पर्सन ऑफ फैमिली मेम्बर, ठीक है। यही हम नोट रखते हैं, बट फिर भी एक बार मैं कंफर्म कर दूंगा 7 और 8 वाला, ठीक है। चलिए, अच्छा और किसी का कोई सवाल था? और किसी का कोई सवाल था इसके भीतर? हाउ मच टाइम डज पीएस ग्रुप बी ऑफिसर टेक द लेटर? ये तो आपका ये आपका क्या होता है ना, ये ऊपर वाला का दान है और ऊपर वाला का देन है ना। इसका कोई माँ बाप भाई बहन कुछ नहीं है। हम लोग देखिएगा कुछ बोलते हैं ना स्ट्रक्चर्ड पोस्ट है, कुछ नॉन स्ट्रक्चर्ड पोस्ट है। तो आप अगर अगर यहाँ पे आइएगा तो ये वाला हमारा नॉन स्ट्रक्चर्ड के भीतर आ जाता है। और यहाँ पे डेफिनिट प्रमोशन का ये नहीं है, ये सब्जेक्ट टू मैटर ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ, बोल सकते हैं कि जो वैकेंट पोस्ट है ना, तो उसके ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है राजशेखर जी। जिस कारण से देखिएगा कुछ लोग मतलब बहुत लंबा समय हो गया उनको मिला नहीं है, बट कुछ लोगों को थोड़ा जल्दी मिल जाता है ना। चलिए, और किसी को कुछ डाउट है या फिर आज यहाँ पे ख़त्म किया जाए? आज यहाँ पे ख़त्म किया जाए। ये वाला आसान ही था, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था। चलिए, शुभ रात्रि, गुड नाइट आप सबको। चलिए, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा, अभी ये भी आपका याद रखना है, क्यू में आ गया, ठीक है।